से जुलूस, रैलियां, ऐवान में सामने आने वाले अब आएंगे कहाँ? क्रिकेट फील्ड में होंगे मध्य मुकाबिल। क्योंकि अब हर जगह क्रिकेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी अब क्रिकेट होगा। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिकेट मैच होगा। वाकई क्रिकेट मैच होगा ये। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्रिकेट मैच के लिए सूबाई वजीर फैयाजुल हसन चौहान से पीपल्स पार्टी के MP सैयद हैदर गिलानी ने मुलाकात करके मुशावरत की है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन का ये टाकरा अक्टूबर में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। वैसे हुकूमत और अपोजिशन में कुड़ का मुकाबला होता रहता है, अब क्रिकेट का भी मुकाबला होने जा रहा है। क्रिकेट का हुकूमती टीम के कप्तान फैयाजुल हसन चौहान होंगे, जबकि अपोजिशन टीम की क़यादत जो है वो हैदर गिलानी करें। अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से क्या बुज़दार साहब और अपोजिशन की जानिब से क्या शहबाज शरीफ साहब भी हमें इस मैदान में नज़र आएंगे या नहीं। तो जनाब बहुत सारी बातें हैं और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फैयाजुल हसन चौहान साहब ने खुद। फैयाज साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो क्रिकेट मैच होने जा रहा है, तारीख फाइनल कर ली गई है इस मैच की और फॉर्मेट क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज से 15 दिन पहले मैंने ये एक गुडविल जेस्चर दिया था अपोजिशन को कि आपस की हमारी सियासी लड़ाई झगड़े, तंज़ो मज़ा, तलखियाँ, इल्ज़ाम तराज़ियाँ, दशनाम तराज़ियाँ, ये तो चलती रहती हैं हर मुल्क, हर माशरे के अंदर सियासतदानों की। तो एक अच्छी रवायत भी कायम करें, चलें आपस में कोई अच्छा सा जाना कोई मैच कोई कट कर लें। तो मैंने इन्हें ऑफ़र की थी और अपनी पूरी टीम भी मैंने अनाउंस कर दी थी, जो तकरीबन सारी की सारी मिनिस्टर्स के ऊपर मबनी थी। और अपोजिशन की तरफ से फिर अली हैदर गिलानी साहब, जो हमारे पीपल्स पार्टी के रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, उन्होंने फिर आगे जनाब बढ़ के इस चैलेंज को कबूल किया और उन्होंने अपनी टीम तश्कील दी है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली शामिल हैं। तो आज वो मेरे पास आए थे और हमने बैठ के तकरीबन कुछ मोडेलिटीज़ तय की हैं और इंशाल्लाह 5 से 10 दिन के अंदर इसकी तारीख़ का ऐलान करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर का पहला अशरा होगा। और या गवर्नर हाउस होगा तो या फिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लाहौर में हम ये मैच रखेंगे। इसमें शोबिज़ की, पॉलिटिक्स की, मीडिया की सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद होंगी, प्रॉपर इसकी पब्लिसिटी करेंगे बड़े अच्छे अंदाज से। जनाब इसका गवर्नमेंट 11 और अपोजिशन 11 के नाम से एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा इवेंट होगा और ये बेस्ट ऑफ 3 का मैच होगा। टेप बॉल का जो है वो 6-6 आवर्स के एक मैच होगा, बेस्ट ऑफ 3 का इंशाल्लाह ये एक टूर्नामेंट होगा। इंशाल्लाह देखते हैं मैदान कौन मारेगा, लेकिन मैदान मारने के लिए तैयारी भी तो होना ज़रूरी है ना। तो फैयाज साहब, हुकूमती टीम के लिए क्या कोई प्रैक्टिस सेशन मुनक्किद किए जा रहे हैं कि हम ये कहें कि अच्छा एक किसी कोच को हायर किया गया और वो ट्रेनिंग करवा रहा है, वो प्रैक्टिस करवा रहा है? कोई कोच हायर हुआ है अभी तक? ये टेप बॉल मैच है, हम बचपन में और जवानी में खेलते रहे, जो खेलते रहे क्रिकेट वही सारे मेंबर होंगे और बस बराबर की सारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और प्रोफिशेंसी होगी ना। वो कोई इतने रेगुलर प्लेयर होंगे ना हम कोई इतना रेगुलर प्लेयर है। पॉलिटिशियन है हम तो, पिछले कई सालों से जो है वो क्रिकेट छोड़ के हम तो अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन जिसको शौक़ है और जो जवानी में खेलते रहे हैं वो आएंगे और अपनी जनाब यादों को ताज़ा करेंगे। और कोई ऐसा सच कोई प्रैक्टिस वगैरह तो कोई नहीं होगी। शौक़ की आपने बात की ना, मुझे पता है क्या शौक़ है। मुझे शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये देखने के लिए कि इस मैच में फिरदौस आशिक अवान होंगी या नहीं, बताएं ज़रा। बेसिकली जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर मुश्तमिल दोनों टीमें होंगी, गवर्नमेंट 11 भी और अपोजिशन 11 भी। और जो मेंबरान असम्बली हैं वही इसके मेंबर्स होंगे। बाकी ख़वातीन के हवाले से अब टीम का हिस्सा तो नहीं होंगे, बाकी मेंबरान असम्बली जो ख़वातीन हैं वो बैठी होंगी बाहर। अपोजिशन का एनक्लोजर अलहदा होगा, हुकूमत का अलहदा होगा, ऑडियंस का मुश्तरका ऑडियंस का भी अलहदा होगा। तो वहाँ पे ख़वातीन आएंगी, बैठेंगी और दोनों तरफ की जनाब अपोजिशन की और हुकूमत की जो मेंबरान ख़वातीन हैं जनाब मेंबरान असम्बली, वो आके बैठ के अपने जनाब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करेंगी। ठीक, फैयाज साहब तैयारी तो एक तरह से पूरी भी लग रही है और जनाब बड़ा अच्छा हमें लग रहा है कि इसको मैनेज भी किया जाएगा। एंड में कोई एक पैगाम, कोई एक मैसेज जो आप अपोजिशन टीम के कप्तान को देना चाह रहे हो कि भाई अगर मैदान में उतरना है ना तो ज़रा फिर तगड़ी तैयारी करके आना? देखिए, मैं अपोजिशन को ये पैगाम दूंगा, अली हैदर गिलानी साहब कप्तान हैं, कि ईजी नहीं लेना,
उस्मान बुज़दार साहब की टीम है और हमने चारों शान चेता आपको सियासत में तो किया ही हुआ है, आप बेहाल और बदहाल हुए हैं, तो माली वारस नहीं है अपोजिशन का। तो इंशाल्लाह ज़रा मशकें शशकें कस के आइएगा और इस मैच के अंदर भी आपको जनाब इंशाल्लाह वही नज़ारे कराएंगे जो पॉलिटिक्स के अंदर हम आपको करवा रहे हैं। बात करेंगे हैंडसम कप्तान यानी इमरान खान की। हम सीधे जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताइए कि किस चीज़ पे आपने तमाम तर सर्वे किया, क्या फीडबैक मिला? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने बुलाया। तो फेडरल हुकूमत ने और प्रोविंशियल हुकूमतों ने 3 साल मुकम्मल कर लिए, तो हमने सोचा कि इलेक्शन से पहले एक राय ले ली जाए कि तकरीबन मिड से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, अब आवाम क्या सोचते हैं कि जिनको उन्होंने मुंतखब किया वो कैसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो हमने लोगों से सवाल किया फेडरल हुकूमत की कारकर्दगी पिछले 3 साल में उनके ख्याल से मजमूई तौर पर कैसी रही। तो इसमें फेडरल हुकूमत के बारे में तकरीबन 48% यानी इमरान खान की हुकूमत के बारे में तकरीबन 48% ने कहा कि अच्छी रही, मगर एक बहुत बड़ी तादाद जो कि 45% की है उन्होंने इससे इख्तलाफ किया और कहा कि कारकर्दगी अच्छी हरगिज़ नहीं रही। इसमें हमने ये भी देखा कि सूबा पंजाब जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट सूबा है उसमें ऐसा कहने वाले कि कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, इनकी तादाद जो है वो ऐसा कहने वाले कि कारकर्दगी अच्छी रही इनसे बहुत ज़्यादा कम है। 50% ने कहा कि कारकर्दगी ख़राब है, 41% ने कहा कि कारकर्दगी अच्छी है। तो यही सवाल हमने प्रोविंशियल हुकूमतों के बारे में भी पूछा और उसमें भी यही नज़र आया कि कुछ जगह अच्छी है, कुछ जगह ख़राब है। पंजाब में ख़ास तौर पर हुकूमत से ज़्यादा नाराज़गी पाई गई और सिंध में भी हुकूमत से ज़्यादा नाराज़गी पाई गई। बिलाल, ये सिंध वाली जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि सिंध में तो हमेशा हम देखते हैं कि जो सिंध की अपनी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वो हमेशा तनकीद करती नज़र आती है, लेकिन सिंध के लोग तो फेवर में नज़र आ रहे हैं कि नहीं, पीटीआई गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका ख्याल है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, मगर जब उनकी अपनी हुकूमत यानी प्रोविंशियल हुकूमत के बारे में पूछते हैं तो ज़्यादा का कहना है कि कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। तो ये कुछ दिलचस्प पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट या चेंजिंग पॉलिटिकल टाइम्स की भी निशानदेही करता है कि सिंध में एक उभरता हुआ तबका जो है वो मौजूदा सिंध की हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी से खुश नहीं है। हो सकता है कि आगे जाके हुकूमत अच्छी कारकर्दगी दिखाए तो सिंध की हुकूमत के बारे में मुस्बत राय में इजाफा हो। अच्छा, और सर ये भी बताइएगा कि पंजाब जहाँ हुकूमत तब्दील हुई है ना, नून लीग के बजाय पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला, तो वहाँ के शहरी इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कितने मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा था कि पंजाब में तकरीबन 50% यानी ज़्यादा लोग कहते हैं कि कारकर्दगी अच्छी नहीं रही और कम लोग कहते हैं तकरीबन 41% के कारकर्दगी अच्छी रही। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो मौजूदा चीफ मिनिस्टर और उनकी परफॉर्मेंस से लोगों का नाखुश होना है। तो जिसका जब चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछते हैं तो तब भी वो ये कहते हैं कि तकरीबन 50% की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, और इमरान खान की कारकर्दगी क्योंकि उन्होंने उनको अपॉइंट किया है उस हवाले से वहाँ एक देखने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का इम्पैक्ट इमरान खान के ऊपर भी पड़ रहा है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस और उनकी अपनी रेटिंग के ऊपर भी नज़र आ रहा है। सही। अच्छा बिलाल, लास्ट में बताएं कि अगर हम बात करें कि किस उम्र के अफराद से ज़्यादा आपने ये सवाल किया, क्योंकि पीटीआई को हमेशा ना हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा सपोर्ट करती नजर आती है, तो ये जो सवाल था ये हर उम्र के जो थे लोगों उनसे पूछा गया? जी बिल्कुल, जो सर्वे हम करते हैं वो पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का होता है। जितने अफराद सेंसस में यंग नज़र आएँ उतने ही हमारे सैंपल में भी यंग होते हैं, और पाकिस्तान क्योंकि एक बहुत यंग मुल्क है, 18 से 30 साल की उम्र में जो अफराद हैं वो तकरीबन 40% हैं। 40% वोटर जो हैं वो 18 से 30 साल की उम्र में हैं। तो हमारे सैंपल में भी ऐसा ही था, और हमने जो आप बात कर रही हैं उसकी एक अक्कासी नज़र आती है कि यंग लोगों में इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत ज़्यादा पॉपुलर है। 50 साल से ऊपर के अफराद में देखें तो वहाँ कारकर्दगी के बारे में राय और सपोर्ट पीटीआई की सिग्निफिकेंटली लोअर है। इसी तरह से एक एजुकेटेड तबके में
और अर्बन मिडिल क्लास में ये 3 सेगमेंट्स हैं जहां उनकी कारकर्दगी और उनकी सपोर्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक, बिलाल बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए। और हम हमेशा एक नए सर्वे की बात करते हैं, तो जनाब पीटीआई गवर्नमेंट कहाँ, क्यों और कैसे मकबूल है, ये हमने आपको बताया। आपको ऐसी 3 पाकिस्तानी ख़ातीन की कहानी सुनाएंगे जिनके लिए देश देश की सैर तो आसान लगती है। हाल ही में व्हील चेयर पर मिस्र, इजिप्ट की सैर को जाने वाली ये 3 पाकिस्तानी ख़ातीन, इनका मकसद था कि वो दुनिया को ये दिखाएं कि जो हमारी हैंडीकैप्ड या स्पेशल पर्सन होते हैं वो किसी के मोहताज नहीं होते। और अब ये गालिबन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको सच साबित कर दिखाया है इन 3 ख़ातीन ने, तंजीला, अफशा, ज़रगुना। अब तंजीला का ताल्लुक़ है लाहौर से, अफशा पेशावर से हैं, ज़रगुना है क्वेटा से, और तीनों आपस में बेहतरीन दोस्त हैं। मैं चाहूँगा महक इनकी तस्वीर देखें आप। ये पिरामिड है और पिरामिड के सामने उन्होंने तस्वीर है, उसके बाद ये एक और तस्वीर है इजिप्ट की इनकी। आई मीन दिस इज़ ब्यूटीफुल। इजिप्ट इज़ इन माई बकेट लिस्ट बेसिकली। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने ट्रैवल किया, एक और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, तंजीला ने ना सिर्फ ये कि बाहर ममालिक में बल्कि पाकिस्तान में भी इसी तरह ट्रैवल किया है। सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ का जो है वो टूर किया था। यस। और फैसल देखें कि इस तरह से, अच्छा जैसे आपने कहा ना पाकिस्तान में भी उन्होंने ट्रैवल किया है, तो पाकिस्तान का एक तो ट्रैवल जो हम कहते हैं कि हमने सयाहत को फ़रोग देना है, उसके लिए काम, और दूसरा ये कि आप इंजॉय भी कर रहे हैं, और तीसरा ये आप दुनिया को भी बता रहे हैं कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला किसी से कम नहीं है। और चौथी चीज़ ये कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया और पाकिस्तान ट्रैवल किया, दोनों में ऐसे अफराद के लिए क्या फ़र्क है। तो हम ये इन 3 में से 2 आज हमारे साथ होंगी, तंजीला होंगी और इसके अलावा अफशा होंगी। तो सबसे पहले तंजीला, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। इजिप्ट घूम के आ रही हैं आप, तो सबसे पहले सारी बातों से हटके सबसे पहले ये बताएं, हम तो टीवी पे देखते हैं जी द पिरामिड्स एंड द नाइल एंड ऑल द अदर वैलीज, हाउ इज़ इजिप्ट, कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड अफशा टुडे। और बिल्कुल दुरुस्त बात है, इजिप्ट एक लाजवाब मुल्क है और हर इंसान को वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और जिस हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं वो वहाँ पे छलकती है, नज़र आती है। लोग बहुत मिलनसार हैं और पिरामिड्स की अपनी जो एक बात है वो भी वहाँ पे मौजूद है। नाइल भी बहुत खूबसूरत है। तो ये सब चीज़ें हमको लाइव देखने को मिली, हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह पाक के। ठीक। अच्छा तंजीला, जब मैं आपके बारे में पढ़ी थी तो मुझे पता चला कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जब एक ग्रुप में मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, तो वो दूसरों को हौसला बढ़ाता रहता है। तो इस पूरे सफ़र में अफशा और ज़रगुना का आप हौसला बढ़ाती रही, ये इसके उलट रहा कि उन्होंने, जैसे कि ट्रैवल में होता है ना कि आपकी ज़्यादा उलट रहा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमको इस ट्रिप पे अपनी पर्सनालिटीज़ को ज़रा जानने का मौका मिला। और मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं थोड़ी सी फीस्टी हूँ। तो कहीं मुझे लगे कि कोई एजेंट या कोई टैक्सी वाला हमको ओवर चार्ज कर रहा है या धांधली करने की कोशिश कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो मैं तो बाजू टांग के कूद पड़ने वाली थी। ये दोनों मुझे ज़रा काम डाउन करते थे कि इट्स ओके, लेट इट गो। एंड आई थिंक तो यहाँ पर माई वर्क डिड नॉट डू एनी मैजिक। इन्होंने थोड़ा सा मुझे कूल डाउन किया, लेकिन अच्छी बात है। आई थिंक एक फायर क्रैकर होना चाहिए ग्रुप में और बाकी दोनों जरा थोड़े से पैसे बच जाते हैं ना आपके, कि आपको पता होता है कहाँ कितना खर्च हो रहा है। और बाहर ममालिक में ट्रैवल रिलेटेड स्कैम्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं, वो उसको ऐसे मानते हैं कि अगर मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि हमारी डिसेबिलिटी थी तो लोगों को लग रहा था कि बस ये मजबूर हैं, अब ये इस पॉइंट पे खड़ी हैं, इनको और कोई टैक्सी तो मिलेगी नहीं, तो बस ले लो जितना लेना है। लेकिन हमने भी खूब मुकाबला किया और अपने टर्म्स पे, अपने ही पसंद के रेट्स पे अपने होटल पहुंचे। अच्छा, अब मैं यहीं से आपसे अब जो असल मुद्दा है हमारा उसमें आगाज़ करता हूँ। यू हैव ट्रैवल्ड पाकिस्तान एज वेल ऑन द व्हील चेयर विथ योर पेरेंट्स, और आपने इजिप्ट भी आपने ट्रैवल किया। और जैसे कि आपने ये बात कही कि लोगों का एक परसेप्शन होता है कि अब क्या ही कर लेंगे ये, तो इस परसेप्शन को कैसे बीट कर रही हैं तंजीला आप, कैसे इसके खिलाफ फाइट कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपकी कोर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और हमारे मामले में हमारा जो कोर है ना, वो हमारा ईमान है, हमारा फेथ, हमारा रिलीजन। तो हमें पता था कि हम समंदर में हो, नाइल के बीच में हो, पिरामिड्स के टॉप पे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि हम खैर खैरियत से अपने होटल ना पहुंचे, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। तो इस ख्याल ने हमको बहुत ज़्यादा मजबूत रखा, खौफ को हमारे पास नहीं आने दिया।
और आउटर लेवल पे मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी पावरफुल स्किल जो हमको सीखना है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपने खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। बिल्कुल। तो ऑल इन ऑल आई वुड से कि कॉन्फिडेंस रियली हेल्प्स। अगर आपकी डिसेबिलिटी है नहीं है, डजंट मैटर, दैट इज अ बिग थिंग टू कैरी इन योर बैग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। अच्छा तंजीला, आपने जैसे कि पाकिस्तान में भी सफ़र किया, पाकिस्तान में भी आपने ट्रैवल किया। एक ज़ाहिर सी बात है, जब भी हम पाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल करेंगे, हम हमेशा बीइंग पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि हम अपने मुल्क का एक अच्छा और मस्बत चेहरा दुनिया के सामने रखें। लेकिन जो एक हकीकत है जिसके बारे में यकीनन बहुत सारे लोग भी जानना चाहते होंगे मुझ समय, कि व्हील चेयर पर सफ़र करना और स्पेशली मुश्किल रास्तों का, उस पर जो सहूलियात आप बैरून मुमालिक में देखती हैं और जो पाकिस्तान में देखती हैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या इसमें बेहतरी है पाकिस्तान के लिहाज से और बैरून मुमालिक? मेरे ख्याल से एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से दोनों ही एरियाज के अपने अपने मसाइल हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो बाहर के ममालिक में कभी कभी वो आपका मुस्लिम होने की वजह से आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को वॉशरूम मिल भी जाए तो वो वॉशरूम एक्सेसिबल तो होता था, बट वो एज अ मुस्लिम हमको सूट नहीं करता था। तो हमें वहाँ पे भी इनएक्सेसिबिलिटी फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ आर डिफरेंट बिलीव्स। पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान को एक चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि ऐसा नहीं हुआ कि कहीं मुझे जाना हो तो हम ना जा पाएँ, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो अगर मैं कहीं पे जाऊँ और सीढ़ियाँ हैं तो 10 लोग निकल के आ जाएंगे कि हम आपको पहुँचा देंगे। तो आई थिंक मैं अपने मुल्क की इसलिए बहुत तारीफ़ और कदर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बेशक कुछ लोगों की वजह से एक्सेसिबिलिटी नहीं आ पाती, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की वजह से, बहुत ज़्यादा इंसानियत की वजह से फिर भी हम जिंदगी गुजार सक रहे हैं आराम से। अच्छा, बाहर के मुल्क में क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन में बड़ा मसला होता है और वो अपना आइडिया आपके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। वो आपके लिए डिसाइड करते हैं कि हम आपको बताएंगे आप वहाँ जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं। थोड़ी सी मुश्किलात बाहर के मुल्क में आती है आपको कम्युनिकेट करने में। ओके, तो वो तो फिर ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंस हो गया। अच्छा तंजीला, मैं चाहूँगा, हमने इजिप्ट की तो बात कर ली। जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान में जब आप घूमते फिरते हैं, ख़ासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज़, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा वेलकमिंग हैं कि जैसे आपके साथ अगर एक सिचुएशन है या फिर इवन अगर कोई हिच हाइकर है या फिर कोई ट्रैवलर है, कोई बेस कैंपर है, तो वो उसको पूरी तरीके से वेलकम करते हैं। पाकिस्तान में ट्रैवल के एक्सपीरियंस को ज़रा शेयर करें। आप पेरेंट्स के साथ भी गई थी और कहाँ गई थी वो भी ज़रा बताएं। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर, चूँकि मेरे वालिद आर्मी में थे, तो इस वजह से भी हमारा काफ़ी ज़्यादा सफ़र मुमकिन हो सका। उसके अलावा मैं अपने काम के सिलसिले में काफ़ी ट्रैवल करती रहती हूँ क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ और टू एड्रेस दी ऑडियंस और मुख्तलिफ छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ से गुफ्तगू करने के लिए, तो मैं अपनी मोस्टली वालदा के साथ सफ़र करती थी। पाकिस्तान से बाहर भी मैंने काम के सिलसिले में जब भी जाना, मैं अपनी वालदा के साथ जाती थी और इस बार इस ट्रिप पे मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस भी किया है और वो हमारे साथ भी रही हैं हर जगह। मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और मैं दुनिया में कहीं पे भी चली जाऊँ, मुझे पाकिस्तान हमेशा याद आएगा और वो हमेशा मेरी लिस्ट पे नंबर 1 मुल्क रहेगा हर लिहाज से, खास तौर पे खाना। हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज हमारे मुल्क में अब कुछ ममालिक हैं जहाँ पे दरिया नहीं है, कुछ ममालिक हैं जहाँ पे समंदर नहीं है, कुछ हैं कि जिनमें सारी चीज़ें नहीं है, बट हमारे पाकिस्तान में आप सिंध के समंदरों से लेके तो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक आपको हर चीज़ मिलती है। और इसके साथ ही हम वेलकम करते हैं अपनी दूसरी गेस्ट को भी। अफशा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अफशा प्रीवियस। अस्सलाम वालेकुम अफशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह जिस सफ़र की हम तस्वीरें देख रहे हैं, मैं चाहूँगी अब ज़रा हम आपके अल्फाजों में जानें, कैसा रहा सफ़र आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। अच्छा, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे तंजीला से, वो भी ये कह रही थी कि वो तो खूब लड़ जाती थी ना, कोई टैक्सी ड्राइवर कुछ ज़्यादा भी पैसे ले लेता था, तो आपका जो किरदार, जो आपकी पर्सनैलिटी थी इस पूरे सफ़र में, वो कैसी रही? काफ़ी अच्छी रही, एक्सपीरियंसेस हमारे काफ़ी अच्छे रहे और कुछ लर्निंग को भी मिला है और कुछ शेयर करने को भी मिला है। तो मैं चाहूँगी प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। अगर बात करते हैं हमारी इवन के अराइवल से लेके, जब हम वहाँ पे हमारा अराइवल हुआ एयरपोर्ट पे, तो उस टाइम भी हम लोग मतलब वहाँ पे डेफिनेटली टूरिस्ट कंपनीज होती हैं
वो आपको मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके पैकेजेस अवेल करें। तो उस टाइम हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि भाई कोई हमें लेके जा रहा है एक कैबिन की तरफ, कोई दूसरी कैबिन की तरफ कि आप आए, हम आपको जो है इस तरह एक टूरिस्ट के लिए एक पूरी आपको पैकेज बना के देंगे। तो फिर मुझे और तंजीला को ज़रूर हो थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं यार, हमने जो करना है अब खुद करना है, क्योंकि वो कुछ और बताना चाह रहे थे और हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी नीड के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो फिर हमने वहाँ से डिसाइड किया नो, हम ये नहीं करेंगे। मैं आगे मूव हुई सिम लिए वहाँ से। फिर हम लोग जब रवाना हुए तो टैक्सी हमारे लिए एक बहुत मसला बन रहा था उस टाइम। फिर टैक्सी हमने वहाँ से अपने लिए अरेंज करवाई और होटल चले गए। ऐसे बहुत से हमारे वाक़यात हैं जो अच्छे वाक़यात भी हैं और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं। शायद तंजीला ने शेयर किया भी हो कि एक जगह पे अब जब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक्सेसिबल नहीं है। नहीं, इस तरह बहुत से ममालिक हैं कि वहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं फॉर व्हील चेयर यूज़र्स। तो इसी हवाले से बताऊँगी कि वॉशरूम का वाक़या था मेरा कि हम एक जगह गए थे जहाँ पे हमारे लंच था क्रूज़ पे। तो हमने लंच किया तो वॉशरूम अटेंड करवाना था। तो तंजीला ने कहा कि यार वॉशरूम अटेंड करने, उन्होंने कहा कि जी लेडीज़ के जो वॉशरूम है वो अपस्टेयर्स हैं और ग्राउंड फ्लोर पे आपको जेंट्स के लिए वॉशरूम मिलेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम जेंट्स वाला यूज़ कर लेंगे लेकिन आप उसको साफ़ कर दें। तो उसको क्लीन किया सही तरीके से। फिर हम लोग चले गए। तो ये था कि तंजीला ने भी वॉशरूम अटेंड कर लिया था और ज़र ने भी कर लिया था। मेरी बारी थी तो मैं सबसे एंड में थी। तो तंजीला को मैंने कहा यार आप गेट पे खड़ी रहो और मैं वॉशरूम अटेंड करके बाहर निकलती हूँ। तो जैसे मैं गई तो मैं वॉशरूम अटेंड किया तो मैं शिफ्ट हो रही थी व्हील चेयर पे। तो उस टाइम मैं गिर गई। जब गिर गई तो तंजीला को आवाज़ आई है। तो उसने मुझे कि अफशा क्या हुआ, तुम कुछ हुआ है? मैंने कहा हाँ, मैं थोड़ी सी गिर गई हूँ। मैं जब भी ऐसा होता है मेरे साथ कि गिरती हूँ, कुछ भी होता है, मैं उसको बहुत लाइट लेती हूँ क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल है, ऐसे ही होना होता है। तो मैं शिफ्ट हुई और तंजीला मुझे कह रही थी कि लगी नहीं, मैं नहीं लगी कि नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। आई और हाथ धोए, मैंने कहा चलिए लेट्स मूव। तो वो एक टाइम था मेरे लिए कि हाँ, इंडिपेंडेंटली अगर मूव करना है तो ख़ुद को बहुत कुछ चीज़ों से इक्विप करके जाना होता है, हिम्मत से, हौसले से। जो तो ये सब हम लोग करते रहे। जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये उन ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक लेसन है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो नए नए ट्रैवलर्स होते हैं और उनको बड़े नखरे होते हैं कि नहीं जी हमने तो इस होटल में नहीं रहना, नहीं हमने तो 40,000, हमने तो 50,000 वाले होटल में रहना है। तो ये उनके लिए बड़ा लेसन है कि किस तरीके से सफ़र आपको अडेप्ट करना सिखाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप तो माशाल्लाह ख़ुद पेशावर से हैं, आप तो ख़ुद इतने खूबसूरत खित्ते से हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती और बाकी दुनिया की खूबसूरती को आप कैसे रेट करेंगी? मैं जब वहाँ से आ रही थी और इवन इजिप्ट में जो हमारे साथ जो ड्राइवर थे तो मैं उनको बताती थी, मैं उनको कहती आपको पता है पाकिस्तान हमारा कितना प्यारा मुल्क है। मैंने जब उनको वीडियोस दिखाई पाकिस्तान की, अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की वीडियोस दिखाई, पिक्चर्स दिखाई, तो वो बहुत हैरान हुए कि आपका मुल्क इतना प्यारा है। मैंने कहा हमारा मुल्क तो बहुत प्यारा है। मैंने कहा यहाँ सहरा की भी अपनी खूबसूरती है, ग्रीनरी है, हमारे पाकिस्तान में सहरा भी है तो वहाँ की भी अपनी खूबसूरती है। तो अब अगर मैं ये रिलेट करूँ कि देखिए वहाँ सहरा तक हम गए हैं, व्हील चेयर पे गए हैं सहरा में, और पिरामिड्स के सामने खड़े हो के उस साइड पे घूमे फिरे, हिस्ट्री देखिए, एक्सेसिबिलिटी थी हमारे लिए। ऐसे ही पाकिस्तान की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस खूबसूरती को मतलब वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है। मैं लगा हम देखें कि जो विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी कुछ मुश्किलात होती हैं वहाँ पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, बाकी एरियाज़ में। लेकिन जब व्हील चेयर यूज़र जाता है तो होटल्स हमारे एक्सेसिबल नहीं होते, अगर होते हैं तो बहुत हाई रेट्स होती हैं, वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सब नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो यस, तो हम चाहते हैं कि जो सियाहत है वो सबके लिए इंक्लूसिव होना चाहिए। ये नहीं कि जी यहाँ पे हम तो रैंप नहीं बना रहे, जी यहाँ पे तो हम एलिवेटर नहीं बना रहे। हालांकि एलिवेटर इंस्टॉल करना और रैंप बनाना ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। माशाल्लाह से पाकिस्तान हमारा मुल्क कितना प्यारा, अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया है और उसमें बाहर से लोग आते हैं, तो वाई नॉट हम एक इंक्लूसिव टूरिज़्म जो है वो हम प्रमोट करें और बिल्कुल, ये दिस इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। और हम आगे चल के ना शो में ज़रूर जब भी हमारी हुकाम से बात होगी हम करेंगे। अच्छा, आखिर में तंजीला ये बता दीजिएगा कि व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, कहाँ का आप लोगों ने इरादा किया हुआ है?
हम लोगों ने इस ट्रिप की एक डॉक्यूमेंट्री शूट की है जो आजकल एडिट हो रही है और बहुत लाजवाब फुटेज है उसके अंदर हमारे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस को लेके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप हमारा यूरोप का है और हम लोग चाहेंगे कि हम ऑन फुट ट्रैवल करें यूरोप में। स्पेन तो लाजमी हमने जाना है बिकॉज हम लोगों ने फरहान अख्तर को टक्कर देनी है और उसके अलावा अफशा, मैं और ज़रगुना हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम अब खुद का भी एक ग्रुप अरेंज कराएं जहाँ पे हम मुख्तलिफ डिसेबिलिटी ग्रुप्स के लोगों को ट्रैवलिंग करवा सकें। ये बहुत और अच्छी बात है। कोई मतलब कि एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, वो प्लीज़ हमको रीच आउट करें हमारे सोशल मीडिया पे, हम उनको गाइड करेंगे पूरी तरह से। चलें, लेट्स देन डिसाइड वन थिंग तंजीला, सिंस आई आल्सो लव टू ट्रैवल, तो एक काम करते हैं, इसको हम प्रॉपरली एक चीज़ अरेंज करते हैं और अगर विद इन पाकिस्तान आप ऐसे लोगों को ट्रैवल कराना चाहते हैं तो लेट्स डू समथिंग और फिर उसके भी अच्छी से हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। थैंक यू सो मच तंजीला। That is a remarkable idea. I think let's start from Pakistan. एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया तंजीला, अफशा और मत की दास्तान कहें इसे कि तंजीला, अफशा और ज़रगुना इन्होंने डिसाइड किया कि जी चाहे कोई भी मुश्किल हो हम उस मुश्किल को तोड़ते हुए और आगे बढ़ते हैं और अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत दुनिया बनाई है उसको हम इंजॉय करते हैं। क्या ही खूबसूरत बात है। और हम भी आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और खूबसूरत बातें आपके साथ करेंगे। वेलकम बैक जनाब। अब उस मामले का जिक्र करेंगे जिससे पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन जुड़ी होती है। ये एक ऐसा खेल है जिसे खेलते तो टीम है, लेकिन होता ये है कि घर में अम्मा, अब्बा, दादी, दादा हर कोई जो मौजूद होता है ना, वो दुआएं, उम्मीदें और जज्बात जो हैं वो जनाब इस हमारी टीम के साथ जुड़ जाते हैं। पाकिस्तानी जो टीम है जब भी मैदान में खेलती है, छक्के चौके लगा रही हो या स्लो भी अगर बैटिंग कर रही हो ना, तो हर कोई दुआएं मांगता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम बात करें क्रिकेट की। पिछले दिनों ये जो मौजू है बहुत ज़्यादा इस मौजू पर बहस हुई, बहुत ज़्यादा तकरीरें भी हमने देखी कि टीवी पर बैठ के बहुत सारे एक्सपर्ट्स तकरीरें भी करते हुए हमें नजर आ रहे थे। कोचेस की अचानक वो भी कर रहे थे। हाँ, कोचेस की अचानक रुखसती हो या वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट हो, इस इवेंट के लिए टीम का ऐलान हो, सब पर कई सवालात उठ रहे हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया और बता दिया कि सरफराज अहमद, शुएब मलिक, शर्जील खान, फ़हीम अशरफ की हो गई है छुट्टी। तो जो आए हैं वो हैं आसिफ अली, खुशदिल शाह। सरप्राइज़ एंट्री हुई है, बहुत सरप्राइज़ एंट्री हुई है उनकी। फिर क्या था, हर हल्के में बात होने लगी कि भाई किस बुनियाद पे आपने इनको सेलेक्ट कर लिया है, जो मुसलसल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें आसिफ अली की, उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी कोई इतनी शानदार परफॉर्मेंस नहीं रही है। उनके पास कौन सी ऐसी जिसको कहा जाए गिद्दड़ सिंगी है कि टीम से जाते हैं, चले जाते हैं तो परफॉर्म किए बगैर, आ जाते हैं तो परफॉर्म किए बगैर, क्यों, कब, कैसे। इसके साथ साथ ये भी खबरें आई कि पीसीबी के मुतवक्किल चेयरमैन रमीज़ राजा ने स्क्वाड में ये तब्दीलियां कराई हैं, इस वजह से कप्तान बाबर आजम खुश नहीं है। अब इसमें कितनी सदाकत है, ये सब क्या हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद ने, और इसके आगे चल के हम दीगर भी एक्सपर्ट्स लेंगे। तो तनवीर भाई, सबसे पहले तो पहला सवाल ही यही है, 29 मैचेस, 16 की एवरेज, 50 भी कोई नहीं मारा, वर्ल्ड कप स्क्वाड में आसिफ अली की शमूलियत, क्या हो रहा है, ये सब किस बुनियाद पे खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई वो बहुत मेरी नज़र में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी वर्स सिलेक्शन कभी नहीं हुई होगी, क्योंकि जिन प्लेयर्स को रखना चाहिए था वो प्लेयर्स आए नहीं, और जिन प्लेयर्स को नहीं रखना चाहिए था वो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के अंदर आए। सिर्फ एक 50 के ऊपर 10 इनिंग गुजर गई, कुछ भी नहीं करते, PSL पे खेलते हैं, 50 करते हैं, टीम में आ जाते हैं, कैरेबियन लीग के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस हो रहा है कि जी फलाने ने 50 किए, फलाने ने ये किए, उसको लेके आ गए। देखिए, बात ये है, सिंपल सी चीज़ है, फ़खर जमान की और शर्जील की जगह बनती थी पाकिस्तान टीम में, और शुएब मलिक की जगह बनती थी, ठीक है। उसके अलावा 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान टीम में बिल्कुल जगह नहीं बनती थी। ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं टीवी चैनल्स पे आके, ठीक है ना, क्योंकि हम सबों को पता है कि कौन क्रिकेट चला रहा है, कौन क्रिकेट नहीं चला रहा।
हमारे यहाँ पे डमी सिलेक्टर को लेके आया जाता है जानबूझ के कि वो खामोश रहे और हम पीछे रह के पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएं। ये सबको पता है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या होता है। और अब ये क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है, वसीम खान साहब जो हमारे सीईओ बनते हैं जी, बाबर आजम बड़े सेटिस्फाई है, ठीक है, सब कुछ है, ये आप कह रहे हैं। बाबर आजम नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम के जो सिलेक्शन हुई है वो लड़के जाए, वो और लड़के चाहता है। वो फ़हीम अशरफ जो हमारे ज़राए हैं, हमें जो पता चला है, फ़हीम अशरफ वो चाहता है, उस्मान कादिर वो चाहता है, फ़खर जमान वो चाहता है, ठीक है, एक आध और प्लेयर है वो चाहता है कि वो आए पाकिस्तान टीम के अंदर। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, हम सबों को, कि जी वो सेटिस्फाई है। पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अब जो लोग टीवी चैनल्स पे आके कह रहे हैं कि जी बाबर आजम कप्तान है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो सिलेक्टर्स का काम है वो करे। भाई आप जब कप्तान थे, आप लोग जब खेलते थे, आप लोग क्या करते थे? जब आप लोगों की मर्जी की टीम नहीं बनती थी, सबसे ज्यादा शोर आप लोग मचाते थे कि नहीं जी हम कप्तान है, हमारी भी इनपुट होनी चाहिए। कोच के बारे में कहते हैं सारे अब कि जी कोच को भी अब इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेक्टर जो काम करेंगे। जब सारे कोच थे पहले वो भी यही करते थे। तो मतलब यानी ये सामने कुछ है जहां इनका मकसद होता है कि अपने लोग आने चाहिए, उनके लिए कुछ और बातें करते हैं। जहां इनका मकसद होता है कि किसी को चुप कराया जाए, ये वहां पे उनको चुप कराए थे। तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि हमारी क्रिकेट जो है, हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों ने तबाह की है। देखें, अगर सरफराज को इतने अरसे से मैचेस नहीं खिलाए जा रहे, उसको टीम के साथ ट्रैवल करवाया जा रहा है, तो इसमें सरफराज का कसूर तो नहीं है। बिल्कुल। एक प्लेयर को अगर आपने बाहर करना है, अगर आपने ये सोच लिया उसको बाहर करना, तो उसका तरीकेकार क्या होता है? उसका तरीकेकार यही होता है ना कि आप उसको ग्राउंड में डालते हैं कि जाओ भाई जाओ मैचेस खेलो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो हम उसको बाहर कर देंगे। आप तो उसके साथ ऐसा कर ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ उससे पानी पिलवा रहे हैं, आप सिर्फ उससे जूते उठवा रहे हैं, आप ये काम करवा रहे हैं। उसके बाद आपने उसको टीम से बाहर कर दिया और आप लेके किसके ऊपर आए उसको? आजम खान को। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर टीवी चैनल्स में बैठ के कहते हैं कि जी फिटनेस शर्जील की फिटनेस जो है वो इस वजह से टीम में नहीं क्योंकि उसको फिटनेस बेहतर करनी है, और आजम खान की फिटनेस बहुत अच्छी है। भाई विकेट कीपर की तो फिटनेस वैसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीजों से पता चलता है ना कि कौन लोग किस प्लेयर को लाना चाहते हैं, किस प्लेयर को नहीं लाना चाहते। कुछ प्लेयरों के बारे में बात होती है जी शोएब मलिक की सिलेक्शन बनती नहीं है क्योंकि शोएब मलिक की उम्र हो चुकी है। अगर शोएब मलिक की उम्र हो चुकी है, अगर वो 40 साल का है, तो हफीज कैसे है फिर पाकिस्तान टीम के अंदर? तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इनकी आजकल की बातें सुने, आजकल क्या बातें कर रहे हैं प्लेयर्स के बारे में, और कुछ अरसा पहले उनकी बातें सुने। आप लोग तो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग को तो निकाल के सामने लानी चाहिए कि ये पहले क्या बातें करते थे, अब क्या ये लोग बातें करते हैं। अच्छा तनवीर भाई, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस को एक साइड रख लेते हैं ना, जितनी तनकीद हो रही है, क्या लगता है कि 10 अक्टूबर से पहले वर्ल्ड कप की स्क्वाड में तब्दीली हो सकती है? और आपके मुताबिक टीम में किन किन खिलाड़ियों को फिर शामिल करना चाहिए अगर होती है तो? देखिए, मैंने तो सीधी बात बोली, फखर जमान को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, उसको रिजर्व में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास दो तो ओपनर है, रिजवान है और वो है बाबर आजम। आपका चीफ सिलेक्टर जो यसमैन बना हुआ है वो वहाँ बैठ के कह रहा है जी हमारे पास मकसूद भी है, हमारे पास हफीज भी ओपन कर चुका है। भाई क्या इधर क्या लूडो पे क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि हफीज को कभी ओपन करा दी, कभी नीचे के नंबर पे भेज दिया, जब दिल हुआ उसको ऊपर भेज दिया, जब दिल हुआ नीचे भेज दिया। शोएब मकसूद की बैटिंग आपके सामने है, वो पाकिस्तान टीम में जब से आया उसको तो लगता है समझ ही नहीं आ रही। पहले ये पाकिस्तान टीम में इसीलिए बाहर हुआ था कि वो सेंसिबल तरीके से क्रिकेट ही नहीं खेलता था, अब भी वो यही हाल कर रहा है। आप टोटल 2 प्लेयर्स के ऊपर आप पाकिस्तान टीम चल रही है और T20 वर्ल्ड कप आप खेलेंगे जाके, ये किस किस्म की सिलेक्शन कमेटी है? सिलेक्टर अगर समझता है कि मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहे सही तरीके से, तो छोड़ दो। आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं है बस, या आपको सीट प्यारी है कि जी हमें कुर्सी मिली हुई है, बस हमारा काम बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तो प्रॉब्लम ये है। तो दूसरी बात ये सबको पता है यार जिसको टीम में आना चाहिए किसको नहीं। शाहिद अफरीदी का बयान है, अगर आपने शाहिद अफरीदी की बातें सुनी हो, शाहिद अफरीदी ने भी यही बोला है कि पाकिस्तान टीम मुझे नहीं पता क्या सिलेक्ट हुई है। जो 2-3 लड़के पाकिस्तान टीम में आने चाहिए थे और वो लड़के 2-3 को सिग्नल दे, किन प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है सबको पता है। कुछ लोग हमारी तरह शायद बेवकूफ होते हैं, वो नाम ले लेके सीधी बात कर देते हैं जो लोगों को बुरी लगती है। कुछ लोग सियाणे होते हैं, वो कोडवर्डों में बात करते हैं, लेकिन समझ सबको आ जाती है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है, अब ज़रा अगर हम कोचिंग स्टाफ की बात करें तो मिसबा और वकार यूनुस की रुखसती, सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को जिम्मेदारियां देना, ये तब्दीलियां टीम की परफॉर्मेंस पर कितनी असरअंदाज हो सकती हैं? देखिए जी, अगर आप ये मेरी अपनी सोच है कि मिसबाह का वकार यूनुस ने जो ये फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि उनको ये पता था कि हमारी इज्जत बेइज्जती हो जानी है वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम सेलेक्ट की गई है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको पहले से शायद इन्फॉर्म कर दिया गया था कि भाईजान आप लोग अपना जरा बोरी बिस्तरा बांध लें, क्योंकि आप लोगों की जगह अब यहाँ पे बनती नहीं है। और इन लोगों को जो लाया भी गया था वो बिल्कुल गलत लेके आया था। उस टाइम मिसबा की कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, मिसबा को टीम में लेके आगे वकार यूनुस हेड कोच बने, बॉलिंग कोच बने, सबको पता है कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर्स के साथ, ये उस तरीके से प्लेयर्स के साथ चलते नहीं है, तो वो भी गलत लाया गया। अब सकलैन मुश्ताक साहब को उठा के इन्होंने पाकिस्तान टीम में लेके आगे कोच रज़ाक अभी मैं कुछ दिन पहले उनका क्लिप्स देख रहा था, वो जो बॉलर्स को कोचिंग कर रहे थे, मतलब यानी इतने अरसा उस बंदे ने क्रिकेट खेली है, उसको आपने कोच बना दिया और वो बच्चों को सिखा रहा है कि बाउंस अगर चेक करना है पिच के ऊपर तो पहले बॉल मार के देखो कि पिच में बाउंस है या नहीं है। और भाई पिच पे कोई जाने देगा किसी को? जब मैच होगा कोई पिच पे बॉल मार के देखने देगा कि बाउंस है नहीं है? इस किस्म के लोग ला के आप लोग कोचिंग में बिठाओगे तो फिर आपकी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है ना यार। आप लोग खुद ऐसे लोग लेके आते हो जिनको आप लोगों ने चलाना है या जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। अच्छा तनवीर भाई, अब आखिर में ज़रा रमीज़ राजा से मुतालिक बात हो जाए। बतौर चेयरमैन पीसीबी कैसा देखते हैं, उनके इंतखाब के बाद क्या समझते हैं, किन बड़े ओहदों पर बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल सकती हैं? देखिए जी, मुझे बड़ी उम्मीद है रमीज़ राजा साहब से कि वो चेयरमैन बने, और ये खुशी की बात है कि क्रिकेट खेले में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी उनसे उम्मीद ये है कि अच्छे फैसले करें, मेरिट के फैसले करें, और जो नीचे लोग आए हुए हैं, जो बगैर मेरिट के आए हुए हैं, आपके होते हुए जब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हुए तो उनको कभी भी मत वापस लाया जाए, ठीक है। अगर आप भी दूसरों की तरह फैसले करेंगे या आपको भी फैसले नहीं करने दिया जाएगा, वो सबके सामने सबको पता चल जाएगा कि ये फैसले इनके अपने नहीं है, तो लोग ऑटोमेटिकली बातें करने लग जाएंगे। तो फिर मैंने वही बात बोली ना कि आप फेसेस चेंज कर देंगे, अगर काम सही नहीं होगा तो उसको कोई फायदा नहीं। हम बात करेंगे कराची की, जहां बारिश के दौरान और बाद में हालात कुछ अलग नजर आए। शहर की वैसे रिवायत ये रही है कि बारिश होती है, पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बिजली जाती है, ज़्यादा पानी खड़ा होता है, ज़्यादा सड़कें डूब जाती हैं और ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि बहुत यकसर मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लोगों के तासुरात भी बदल गए। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। बड़ा ज़रूरी होता है कि जब हम एक ऐसी शख्सियत से बात करें ना जिसके कांधों पे बहुत बोझ होता है, स्पेशली किसी भी शहर की सफाई सुथराई को, तो अवाम उसे सुनना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं। हम हर बार कराची के हालात की बात करते हैं कि बारिश हुई है, बिजली चली गई, पानी खड़ा हो गया, लेकिन हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। इस दफ़ा हमने कुछ तब्दीली देखी और ये तब्दीली बड़ी खुश आइंद है और ये होनी चाहिए। ये एक नुमाया तब्दीली है जिस पे बात करना, क्रेडिट देना बेहद ज़रूरी है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने कराची की म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस को इस तरीके से अप्रिशिएट किया, और मैं समझता हूँ सब क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है जिन्होंने ऑन ग्राउंड रहकर तमाम म्यूनसिपल स्टाफ, सैनिटरी वर्कर्स, हमारे जो कुंडी मैन हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के लोग हैं, सॉलिड वेस्ट के, डीएमसी के, केएमसी के अफसरान, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये मेक श्योर किया कि पानी जो है जैसी बारिश रुके उस पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो स्ट्रेटजी थी उसने वर्कआउट किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इसी अंदाज से, इसी डेडिकेशन के साथ वो तमाम अहलकार, वो तमाम वर्कर्स, वो तमाम अफसरान काम करते रहेंगे ताकि मुश्किल वक्त में कराची वालों की खिदमत की जा सके।
मुर्तज़ा भाई, एक चीज़ जो हमने देखी जब आप आए, उससे पहले भी एक पॉलिटिकल टसल थी और वो कि जी ये नहीं हो सकता ये मामलात और इसको चैलेंज किया जाएगा, उसको हटा के फिर काम शुरू हुआ और वो काम ऐसा था कि सड़कों पे जो है वो हमने सफाई होते देखी शारा फैसल पे, और दीगर सड़कों पे हमने वो गाड़ियाँ देखी जो सड़कें साफ़ करती हैं। इसके अलावा जो लेन मार्किंग थी वो होना शुरू हुई। तो लोगों के नज़दीक ये छोटे काम थे कि यार ये क्या, ये तो नुमाइशी काम हो रहे हैं, बट आई गेस इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, ये वो बेसिक नेसेसिटीज़ थी कि जिनसे आपने शुरू किया। उसके बाद फिर हम अब ये रिज़ल्ट देख रहे हैं बारिश वाले मामलात में। तो आपको लगता है ऑल्दो कि ये सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन बेसिक नेसेसिटी से हमने शुरू किया है, क्या विज़न है, ज़रा ये बताएं आपका इसके पीछे। और अगर आप अभी ये कर रहे हैं तो इस पे आगे चल के ये भी हमें बताइएगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे पहले भी तो ये सब हो सकता था इस शहर में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, और जब इस तरह का काम किया जाता है तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मैंने जब ये लेन मार्किंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आप किसी जगह भी जाएंगे वहाँ पर लेन्स को मार्क किया जाता है। हमारे शहर में, इतना बड़ा शहर है, ये बेसिक चीज़ नहीं थी। तो जब मैंने इसकी तशहीर करनी शुरू की तो जहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हाँ इससे रोड बेहतर लगती है, ट्रैफिक की सिचुएशन बेहतर नज़र आती है, लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि जी ये तो लकीर खींच के खुश हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमारा फोकस ये है कि हमें कराची वालों को ये दिखाना है कि इख्तियारात का इशू नहीं है, प्रायोरिटीज़ का इशू था। इख्तियारात का, वसाइल का इशू नहीं है, आपकी नीयत का इशू था। और आपने देखा कि कोई नए इख्तियारात नहीं मिले हैं, कोई नए वसाइल नहीं मिले। वही केएमसी वाले, वही डीएमसी वाले, वही लोग जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं और आपको सड़कों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनकी मशीनरी लेटेस्ट अप टू डेट नहीं है, 2021 के उनके वो वाटर बाउजर नहीं है, लेकिन वो बेशक पुराने 15-20 साल पुराने क्यों ना हो, 25 साल पुराने क्यों ना हो, वो आपको सड़कों पर नजर आया कि वो सफाई कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अभी भी सड़क से गुजर रहा हूँ और मुझे रास्ते में लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सड़क के कोने पे आप नोटिस करेंगे हमेशा मट्टी जमा होती थी, कोई मट्टी को उठाता नहीं था। तो हमने कोशिश ये की, ये इंस्ट्रक्शन दी सॉलिड वेस्ट वालों को कि आप पूरी सड़क साफ कर दो, लेकिन अगर कोने पे आपको मट्टी नजर आ रही है तो वो फिर बड़ा बुरा इंप्रेशन देती है। सॉलिड वेस्ट ने उस बात को समझा और उन्हें मेक श्योर किया कि आपकी जो बड़ी शाहराएं हैं, मेन रोड्स हैं, उसके ऊपर इस तरह की साइड पे फुटपाथ के साथ मट्टी ना नजर आए। अब हमारा टारगेट ये देखें कि वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि पूरे कराची के अंदर बहुत अच्छी सिचुएशन रही, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि कराची की बड़ी शाहराएं, इम्पोर्टेंट सड़क, बड़ी सड़कों के ऊपर पानी जमा नहीं हो पाया, उसके ऊपर सफाई की सिचुएशन बेहतर थी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे कि अंदर की जो गलियां हैं वहाँ पर भी सफाई का निज़ाम ऐसे ही करना है, वहाँ पर भी मेक श्योर करना है कि पानी खड़ा ना हो, निकासी को यकीनी बनाना है। तो नेचुरली ये चीज़ें जो 40 साल का मलबा है वो 40 रोज में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस बात की आपको कमिटमेंट देता हूँ कि इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ, दयानत के साथ, नेकनियती के साथ इन तमाम इनिशिएटिव्स को लीड करेंगे और काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं से किसी एक ने तो चलें स्टार्ट किया ही है। जैसे आप बात करें और तशहीर की भी आपने बात की, आपका ट्वीट भी मुझे याद है कि वो कराची वालों को भी बदलना होगा, क्योंकि जब तक कराची वाले अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक सिविक सेंस को नहीं बदलेंगे, मुझे नहीं लगता मुर्तज़ा साहब तब तक तब्दीली को हम ये कहें कि वाकई तब्दीली आ गई। क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं अपने तौर पे, शहरियों को अपना काम करना है अपने तौर पे, तो ये एक बड़ी ज़रूरी सी बात है कि मिलजुल के अपनी सोच को तब्दील करके कराची को अपना समझ के काम करना और कराची के लिए काम करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है। ये बड़ी आपने देखिए अहम बात की है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। जहाँ हुकूमत का काम है, रियासत का काम है कि वो तमाम चीज़ें करे, उसके साथ साथ शहरियों का काम है कि वो हुकूमत की मदद भी करे। अब मैं छोटी छोटी सी आपको मिसालें दूँ, कोई नई आपने ब्रिज को तामीर किया, उसके ऊपर आपने खूबसूरती के साथ उसको एस्थेटिकली अच्छा बनाया, कोई शख्स वहाँ पर गया, किसी ने वॉल चॉकिंग कर दी इसके ऊपर, किसी ने गुटखा या पान की पीक वहाँ पर मार दी। मैं मुखालिफ नहीं हूँ इस बात का कि आप पान खाएं, आप बिल्कुल पान खाएं, लेकिन पान खाने के लिए अगर आपको पीक मारनी है तो आप दीवार पे मारना ज़रूरी है, सड़क पर मारना ज़रूरी है। आप उसका कोई और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आपको पान खाने का, गुटखा खाने का इतना शौक है। दुनिया भर में अगर आप जाएंगे, कचरा 24 घंटे नहीं उठता है, वहाँ पर दिन मुकर्रर होते हैं, उस टाइम पर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है और कचरा उठा के उनके पास से लेके जाती है।
हमारे यहाँ हम दिन में 10 बार अपना घर साफ करते हैं और कचरे को बाहर फेंक देते हैं। तो मैं लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत को जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, उसी तरीके से शहरियों को भी सोचना चाहिए कि उनका घर वो 120 गज का, 200 गज का, 400 गज का, 500 गज की इमारत नहीं है। कराची भी उनका घर है, ये पूरा शहर उनका घर है। तो अगर उस तरह की ओनरशिप आएगी उनकी जानिब से, तो मैं समझता हूँ वो जो आपके म्यूनिसिपल वर्कर्स है ना, वो भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ, हम सब मिलकर अपने शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा मुर्तज़ा भाई, फिर लेट मी ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम कराची के शहरी के तौर पे बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। हमें लगता था कि ये हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शायद हमारा नसीब ही यही है कि हमारी सड़कें, गड्ढे, गड्ढे, गंदगी, कचरा, नाले, ये हमारा शायद नसीब ही है। लेकिन मैं एक बहुत खुशगवार तब्दीली महसूस कर रहा हूँ और मेरे जहन में बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या कराची बदल रहा है? क्या कराची बदलेगा? क्या मुर्तज़ा वहाब कराची बदल पाएगा? तो क्यों ना हम एक काम करें, आने वाले हफ्ते में हम एक कोई दिन डिसाइड कर लेते हैं, इकट्ठे चलते हैं और कुछ आप बताइएगा कि क्या क्या काम हो रहा है, कुछ हम गालिबन शायद आइडेंटिफाई कर पाएँ और आपको बता पाए कि जी ये वाली चीज़ें ये भी ठीक होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं मुर्तज़ा साहब? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपका भी शहर है, मेरा भी शहर है, तो जिस तरीके से भी हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं कभी भी तनकीद को बुरा नहीं मानता हूँ, तनकीद से इंसान की तसी होती है, लेकिन मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि तनकीद करते वक्त रीजनेबल होना चाहिए। जो चीज़ें 40-45 साल में शहर में नहीं हुई, कराची का सर्कुलर रेलवे जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में ख़त्म नहीं हुआ था, किसी और की हुकूमत थी। कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला आज स्टार्ट नहीं हुआ है, ये पिछले कई साल से ट्रांसपोर्ट का मसला चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी, पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट भी उसको इस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस हवाले से इंट्रोस्पेक्शन है, सिंध हुकूमत में इंट्रोस्पेक्शन है और इसी हवाले से इस साल के बजट में बसों के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं कि 250 नई बसों को कराची शहर के अंदर इसी माली साल के अंदर लेके आना है। तो फिर अगले हफ्ते फिर डन हो गया, फिर हम इकट्ठे चल रहे हैं और कराची की सड़कों का ओके, थैंक यू, कोई दिन तय कर लेते हैं। डन कर लिया जी, थैंक यू सो मच। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और जब शहरी आज बेदार होंगे तो शायद वो देखेंगे कि कुछ सड़कें बदली सी लग रही हैं, ज़्यादा तो बेदार हो चुके होते हैं। हाँ, यानी कि ये काम किया जा सकता था और आगे भी रात का मसला था ना, फंड्स का मसला था, नियत का मसला था, नियत का मसला था। तो हम भी अब ब्रेक की नियत कर बैठे हैं। नियत करते हैं ब्रेक की और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। शाबाश हीरो, शाबाश। मुल्क को ये गोल्ड मेडल देने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं और कितना ही फ़ख्र की बात है, हमें कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है। सोचे कि जिस वक्त हैदर अली ने ये तमगा अपने सीने पे सजाया पाकिस्तान के लिए, वो पहले पैरा ओलंपियन बने कि जिन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो ये मुल्क की शान है। और नया दिन में आज हम आपके साथ गुफ्तगू करवाएंगे, शेयर भी कराएंगे, मिलवाएंगे भी, और कितनी अच्छी बात है। तो जिनकी ये मेहनत है हम उनको हैंड ओवर करते हैं। हैदर भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको सलाम है नया दिन की तरफ से। और क्या ही खूबसूरत बात है जी कि आज हमारे मेहमान बने, ना सिर्फ हैदर अली हैं हमारे साथ मेहमान, बल्कि पाकिस्तान की फ़ख्र, पाकिस्तान की शान, पूरी आवाम भी ना, मुझे लग रहा है आज हमारी मेहमान है, क्योंकि सबके दिलों में फैसल वो बहुत सारे सवाल होंगे जो कि हम भी पूछेंगे। तो हमारी आवाम जो कि मेहमान है, वो तो वैसे डेली मेहमान होती है, लेकिन उसके साथ साथ हैदर भी हमारे मेहमान है। तो हैदर, वेलकम टू द प्रोग्राम और थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अच्छा, जब कोई जीत आपको मिलती है ना, या आपको कोई भी तमगा मिल रहा है या कोई भी आपको एजाज़ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठ के सोची थी कि जज्बात क्या होंगे। वो होता है ना, एक डर लग रहा होता है। अक्सर ऐसे होता है, हमारे प्रोड्यूसर पीछे कान में कुछ कह रहे थे ना कि बस आगे ये चीज़ आने, तो हमें यहाँ पे बैठ के डर लगना शुरू हो जाता है। जब वो सिचुएशन आपके सामने आई होगी, आपको भी डर लग रहा होगा। थोड़ी सी फीलिंग्स प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी, कंपटीशन से पहले तो नर्वस थी फीलिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कंपटीशन जीता तो बड़ा एक प्राउड फील हो रहा था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वजह से या मैंने और अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में इधर लहराया। बस ये एक प्राउड फीलिंग थी, जो एक तो ख्वाब जैसा लग रहा था, दूसरा बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, अल्लाह ने इज्जत दी। अच्छा, आपने इससे पहले भी 2 मेडल्स अपने नाम किए हैं, ठीक है ना?
और इस बार आपने डिस्कस थ्रो में किया। तो वो जो पहले मेडल्स थे, ऑब्वियसली मेडल इज़ प्राइड, ठीक है, वो फ़ख्र है, लेकिन यार मतलब ये जो सीने पे इस वक्त चमक रहा है ना, इसकी खुशी अलग होती है। तो उन मेडल्स की क्या खुशी थी, इस मेडल की क्या खुशी है, ये बताएं। ये बहुत फ़र्क है, वो सिल्वर और ब्रॉन्ज थे, ये गोल्ड मेडल है। तो जब मैंने सिल्वर जीता था, फिर ब्रॉन्ज जीता था, तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी और एक ही ख्वाब था कि आपको पता है कि जो बंदा गोल्ड होता है ना, उसका ही तराना उधर बजता है, उसका झंडा सबसे ऊपर होता है। क्या तो बस यही मुझे मतलब एक चीज़ थी जो मुझे सुकून नहीं लेने देती थी। ये बताएं, सबसे पहले जब आप घर आए किसने सबसे पहले गले लगाया? इस्तेमाल तो शानदार था, वो तो हम टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे थे। मैंने देखा है गुजरांवाला की वाम माशाल्लाह जिंदा दिल वाम है। उन्होंने वो हमेशा स्पोर्ट्स मैन को हौसला अफजाई करते हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो घर वाले माशाल्लाह अब्बू थे, वो बाकी भाई बहन सारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्राउड फील हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे ने पूरे पाकिस्तान में हमारा नाम रोशन किया। वही बात है ना, गुजरांवाला जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड में ज़बरदस्त छाया हुआ है। हमारे क्रिकेट हो जाए, वेट लिफ्टिंग हो जाए, तला तालिब, हसन अली, इनाम बट रेसलर और अब हैदर अली। तो गुजरांवाला जो है ना वो पहले क्या है, पहलवानों का के लिए मशहूर है, जी खाबे की वजह से मशहूर है, तो स्पोर्ट्स के लिए जी आप मशहूर होने लगे। वो जो खाया था वो कहीं लगाना था। देखिए गुजरांवाला से इतना टैलेंट निकलता है, मैं खुद गुजरांवाला की तो इस चीज़ का एहसास है कि गुजरांवाला से टैलेंट बहुत ज़्यादा निकलता है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब गोल्ड मेडल मिल गया, ये थोड़े से ना ऐसे सवाल है कि मुझे लगता है ये हर पाकिस्तानी के जहन में है, सबसे पहले राब्ता किससे हुआ, किसको सबसे पहले कॉल? ये राब्ते वाला जो पहले सीड होता था कि जो सोशल मीडिया पे नहीं था, तो फिर प्लेयर जीत के फिर घर फ़ोन करता था, लेकिन हमारा जो विलेज था और जो हमारा मतलब कंपटीशन का वेन्यू था वो तकरीबन 20-25 मिनट्स के वाई पे था। तो जैसे ही सब ऑनलाइन देख रहे थे, घर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी, और मैं जब घर गया, मतलब अपने कमरे में गया, मैंने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया तो हज़ारों के हिसाब से मुझे जो मतलब कि कंग्रेचुलेशन आए हुए थे, घर से भी उधर से, कि मेरे बताने के बजाय उन्होंने मुझे मतलब कि खुद बता दें कि हमने देख लिया। तो मतलब मीडिया का किरदार बड़ा अहम रहा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, जो भी है कवरेज में मीडिया की वजह से ही मतलब होता है। अच्छा हैदर भाई, माशाल्लाह से आप घर आए, ठीक है, तो जो वालिदैन होते हैं ना, सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो कुछ हमें इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये देखना भी लोगों के लिए कि एक स्पोर्ट्समैन जो बनता है ना, वो आधा अपनी मेहनत, आधा फैमिली की सपोर्ट से बनता है। तो बड़ा मुश्किल आपने टाइम भी देखा होगा, सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा कि वो ज़रा हमारे लोगों को बताएं, और वालिद का जो ख्वाब आपने पूरा किया है ना, वो उस वक्त जब आप पहुँचे, वालिद की आंखों में आपने देखा, ज़रूर उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू ज़रूर होंगे। तो ये मोमेंट ज़रा हमारे साथ शेयर करें। जी माशाल्लाह, मेरी जो फैमिली है वो शुरू से रेसलर हैं, दादा भी उन्होंने रेसलिंग की थी, अब्बू भी करते रहे हैं। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरी वालदा ने दिया, जो कि ना डेथ हो गई है। वो जहाँ पे भी देख रही हैं आपको खुश हैं, वो फ़ख्र कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और ये यकीन माने कि ये इतने कीमती लम्हात हैं। इस मौके पे हम ये भी दुआ करते हैं हैदर भाई कि अल्लाह ताला आपकी वालदा को करवट जन्नत नसीब करे, और ऐसी माएँ कि जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए ऐसे बेटों को जन्म दिया है, जिसने इस मुल्क का नाम एक ऐसे वक्त में रोशन किया है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओलंपिक्स में हमारा काफ़ी अरसे से मेडल नहीं आ रहा था, गोल्ड तो दूर की बात है। ऐसे में यकीनन हम ना सिर्फ आपको सलाम पेश करते हैं हैदर भाई, हम आपकी वालिदा को भी सलाम पेश करते हैं। वो होती तो यकीनन माथे पे बोसा देती, गले लगाती। सबसे ज़्यादा ये मेडल की खुशी तब होनी थी अगर वो, लेकिन यकीन माने कि जिस इतनी खुशी आपने दी है ना, कितने ही बच्चे, कितने ही माएँ, कितने ही वालिद आज जो है वो बहुत खुश होंगे जी आपको। हर माँ जो है ना, मुझे लगता है कि वो यही चाहती होगी कि हमारा बेटा आपकी जैसा हो, और जिससे आपने मुल्क का नाम रोशन किया। कैसे वक्त में जब उम्मीद नहीं थी, तो जो जैसे अम्मा के बाद वालिद साहब, अब्बा को भी क्रेडिट जाता है, तो अब्बा का तो ख्वाब तो हमेशा मेरे साथ हैं। वालिद साहब की तो हमेशा शुरू से ही उनकी स्पोर्ट्स की वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैं मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं भी था, लोकल लेवल पे था, तभी भी उन्होंने कभी नहीं रोका था कि कॉलेज में यानी कि पढ़ो, तुम खेलने क्यों जा रहे हो। शुरू से माशाल्लाह उनकी सपोर्ट है मुझे। अच्छा, वो क्योंकि आपने बताया दादा भी पहलवान, वो वालिद भी पहलवान, बिल्कुल शुरू में झड़कियाँ तो ज़रूर लगती होंगी स्पोर्ट्स वाले मामलात में।
हाँ, मतलब कि उनका शौक़ ये था कि मतलब रेसलिंग वाला, क्योंकि वो देसी कुश्तियाँ करते थे। तो मुझे मतलब जैसे वो उसका तो शौक़ नहीं था रेसलिंग का। जैसे ही मैंने कॉलेज लाइफ शुरू की तो मुझे पता चला कि मतलब कि यही शुरू होता था कि कुश्तियाँ मतलब रेसलिंग है, और पाकिस्तान में या क्रिकेट है या फुटबॉल है या हॉकी है, एथलेटिक्स का नहीं पता था। और जैसे ही मैं पंजाब कॉलेज की तरफ से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज की से पढ़ा हूँ, जैसे ही मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि इनके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स है। तो फिर मैंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ, और इसमें मैं यकीनन शायद हमें थोड़ा अजीब सा भी लगे, लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना कि हैदर भाई जो चैलेंज्ड लोग होते हैं, हम उनको चैलेंज तो नहीं कहेंगे, हम तो उन्हें स्पेशल कहते हैं, आप हमारे लिए स्पेशल हैं। तो कितना मुश्किल होता है हमारे जैसे मुल्क में उनके लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, एक तो चीज़ ये बताइएगा। दूसरा ये भी देखने वालों को बताएं कि आपके साथ इशू क्या था और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आपने उसको कैसे ओवरकम किया, ये बहुत ज़रूरी है। जी वाकई, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल प्लेयर का इधर गेम करना और स्पोर्ट्स में रहना बड़ा मुश्किल है, तो जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही इंतहाई मुश्किल है। मुझे बाय बर्थ ये हुआ था, सेरेब्रल पलीसी हुई थी बाय बर्थ, लेकिन जब मैं बचपन में था तब मुझे मुश्किलात थी। लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15-16 साल की उम्र से स्पोर्ट्स करना शुरू कर दी, तो जो मेरी वीकनेस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स की वजह से वो बहुत रिकवर हुई। मुझे इतना कभी नहीं फील हुआ, आज तक नहीं फील हुआ कि मुझे मतलब कि ऐसा कोई मसला है या था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की और मैंने जो कभी उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कुछ स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। जब आप पहुँचे वहाँ पे तो कितने ममालिक से जो तगड़े वाले थे ना उनसे आपका मुकाबला था? क्योंकि हमने आपसे उससे पहले भी गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम में, तो आपने बताया जी ब्राज़ील भी है, तो दीगर ममालिक भी हैं। तो कौन कौन से ममालिक थे, किन किन को बीट किया, क्या रिकॉर्ड बनाया, ज़रा ये बताएं। ये एक तो ऐसा, ये जैसे मतलब ओलंपिक के रूल है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक इक्वल, पूरी दुनिया में ओलंपिक पैरा ओलंपिक इक्वल है। अब मतलब जो उनके कैश प्राइज़ हैं वो पैरालंपिक के हैं, जो उनके लिए जॉब्स है, सो अभी पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में अब इक्वल हो गया है। ठीक है, हमारा भी वही सेम रूल होता है कि मैंने पैरालंपिक्स जाने से पहले मैंने क्वालिफाई किया, जो 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी दुबई में, उसमें मैं सिल्वर मेडल जीता, साथ मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो ऐसे जो यूरोपियन, अफ्रीकन, वो सारे यानी जितने भी हैं सब वहाँ से क्वालिफाई करके इधर आते हैं। तो मेरे कंपटीटर जो थे वो ब्राज़ील से, यूक्रेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चाइना से, सारे कुवैत, मिस्र। स्पोर्ट्स पे कितना खर्चा होता है? बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा बजट है, उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, तो इनके साथ मेरा कंपटीशन था। सही। अच्छा, अब मतलब सारी चीज़ें, वो पूरा सफ़र हमने कहा कि प्लीज़ आप अपने अल्फाजों में बताएं ताकि लोगों को पता चले। अब वो तमाम लोग, स्पेशली इस कौम की हर माँ जिसके आप बेटे हैं, इस कौम का हर बच्चा, हर फर्द, उसके लिए पैगाम क्या है? क्योंकि हम, जैसे आपने कहा ना कि जब आपने आंख खोली आपको भी लगता था कि शायद क्रिकेट या कुश्ती यही बस दो खेल हैं और तो खेल कोई है नहीं, तो उन तमाम लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए क्या मैसेज है? एक तो मैंने जब शुरू किया था 2006 से मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, तो मेरा 2006 से एक ही ख्वाब था कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल जीतना है और पाकिस्तान का झंडा उधर लहराना। मैंने 15 साल ये ख्वाब देखा है, और 15 साल के बाद अभी ये टाइम आया कि मैं पाकिस्तान के लिए ये मेडल जीत सका हूँ। तो इस बात के पीछे ये है कि मैंने 16 साल मेहनत की और इंतज़ार किया है इस चीज़ को अचीव करने में। तो मेरा यही मैसेज है नौजवानों के लिए कि मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, और अपना जो गोल है उसको कभी ना लेफ़्ट करें, उसके ऊपर ही फोकस करें कि इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा जब आप अपने जो उस गोल के ऊपर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और जैसे आपको कभी भी कहीं भी मौका मिलता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का या पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, तो प्लीज़ अपना पूरा जोर लगाएं, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो जनाब अली, हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, क्योंकि आज आपने 4 चांद लगाए, 4 चांद और एक सोना। ठीक है, ये आपने लगाए। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी जो पूरी टीम है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कि एक बार ज़रूर आपके लिए जी भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, और उम्मीद हम करते हैं कि आगे आने वाले खेलों के मुकाबलों में भी आप इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, मुल्क का नाम रोशन करें। आपको सल्यूट है जनाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये हमारे मुल्क का टैलेंट, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा फ़ख्र है। और जनाब, इन लोगों पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जब हम बात करते हैं ना, तब मेरे प्रोड्यूसर जगान से कह रहे जल्दी जल्दी बोलो, जब हम बात करते हैं ना,
तब हमें ये फ़ख्र भी महसूस होता है और फैसल हमारा एक पैगाम भी जाता है कि कोई भी खेल हो, बस उस खेल में आपने करना ये है कि मेडल अपने सीने पे सजाना है। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल हमने आपको मिलवाया हैदर अली से कि जिन्होंने मेहनत करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। एक और ऐसे ही मेहनतकश से हम आपको मिलवाएंगे जो अब कई नौजवानों के लिए मिसाल हैं। हम बात करें इस्लामाबाद में फूड डिलीवरी करने वाले 73 साला राइडर अंकल फयाज अख्तर फैजी की। बिल्कुल, और अंकल हमारे साथ मौजूद भी हैं, बात भी करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि जो इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है, इसके पीछे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है किसकी। फयाज साहब बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम, क्योंकि आप जैसे जो शहरी होते हैं ना, सीनियर सिटीजन, वो हमारे लिए एक मिसाली किरदार होते हैं। अभी जैसे कि मेरे को एंकर ने भी जिक्र किया कि आप जो हैं वो कुछ अरसे कबल रिटायर भी हुए थे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किस सरकारी इदारे में आप मुलाजमत करते थे और कितने अरसे पहले रिटायर हुए थे आप? जी, मेरी उम्र तो इस वक्त 73 साल है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिटायर हुआ हूँ और मैंने 26 साल सर्विस की है। कुछ मुझे पेंशन भी मिलती है। ये मैं पूरी हिम्मत के साथ अब पर्चा ये काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने इज्जत भी दी है इसमें। अच्छा, और सफयाज ये हमें बताएं कि जब आप कोई भी सामान, खाना, कोई भी चीज़ लेकर किसी के घर या लोकेशन पहुंचते हैं तो कैसे रिएक्शन देते हैं लोग? उनका इंतहाई पॉजिटिव रिएक्शन है जी। मैं जो डिलीवरी लेके जाता हूँ वो मुझे पहली दफ़ा मुझे देखते हैं, कोई मुझे रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो उससे मेरा हौसला भी बढ़ता है कि मेरी इज़्ज़त अफजाई है, मुकाम भी है। तो मैं इससे और ज़्यादा इंस्पायर हो जाता हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं मुझे कभी किसी ने गलत नज़र से या ये नहीं कहा कि क्यों करते हो काम। ज़बरदस्त। सर, मैं चाहूँगी आप कुछ अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं। कितने बच्चे हैं और आपके जो बच्चे हैं वो क्या क्या करते हैं? मेरा एक ही बेटा जी, और कोई बच्ची बच्चा नहीं है। उसके आगे से 3 माशाल्लाह मेरे पोते भी हैं। मैं जब फाइनेंस डिवीज़न से रिटायर हुआ, मैंने अपने बेटे को मोबाइल की दुकान डाल के दी। वो कोरोना की नज़र हो गई और बहुत ही परेशानी से गुजरा। फिर मैंने फैसला किया कि मेरी बहू का भी फैसला था, उसने भी मुझे सपोर्ट किया कि आप ये काम करें। मैंने सर्वे किया, उसके बाद मैंने ये फूड पांडा का जो डिलीवरी का है ये इनका काम शुरू कर दिया। सही। अच्छा, मेरे घर वालों की मुकम्मल सपोर्ट है मेरी। फयाज साहब ये बताएं, जैसे कि आपने ये बात की कि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं, कुछ हमारे माशरे में ऐसे भी अनासर हैं जो यकीनन नेगेटिव कमेंट्स देते होंगे, कुछ अजीब नज़रों से देखते होंगे। मैं चाहूँगा वो आप इसलिए ये बात बताएं ताकि हम लोगों को बता सकें कि ऐसे कमेंट्स, ऐसे नेगेटिविटी का मुकाबला करके भी हम जो है वो आगे अच्छा काम कर सकते हैं। वो मैं इन कमेंट्स को तो नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि मैं उनको जो मेरा काम है, मेरी काम है उनकी खिदमत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे देखते हैं तो वो जो उनके पहली तो बात ये, वो कमेंट्स उनके बीच में ही रह जाते हैं और मुझे देखने के बाद वो अपनी चीज़ देते हैं। जो उनके पैसे होते हैं वो मैं उनसे लेता हूँ। लेने के बाद मैं अपना काम मुकम्मल करता हूँ, नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार करता हूँ। सही, ठीक। सर, लास्ट में मैं चाहूँगी आप तमाम लोगों को एक मैसेज दें, क्योंकि बहुत सारी हमारी नौजवान नस्ल ऐसी है जो कि हिम्मत होते हुए भी काम नहीं करना चाहती ना, वो बस वो कहते हैं ना कि आराम पसंद हो गई हुई है। तो तमाम लोगों को आपका एक लास्ट मैसेज क्या होगा? मेरा उन नौजवानों से भी पुरजोर अपील है कि काम करना चाहिए, काम में ही अजमत है। फिर दूसरे आखिर में मैं एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मेरे जो है पेंशन है वो नज़र हो रही है उसके ऊपर, किराए के ऊपर। मैं खुसूसी तौर पर NGO मलिक रियाज साहब हैं और आखिर में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा मुझे शेल्टर मिल जाए, क्या, ताकि मैं बकाया जो ज़िंदगी है थोड़ी बहुत रह गई है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मेरे शेल्टर मिल जाए तो मुझे कम से कम
सुकून हासिल हो जाए सर, और कि मैं सर, अपने ये- शेल्टर अपने घर में हूँ। ये अब फयाज़ भाई हमारा वादा है आपसे कि जो आप बात करके जा रहे हैं हम इसको इंशाल्लाह जितनी अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी हम उसको पूरा करें और 13 सितंबर पीर मंडे। को आपको ज़रूर बताएंगे। और जो दूसरी बात आपने की कि न जाने कितनी ज़िंदगी है, सर अल्लाह मियाँ से हमारी ये दरख्वास्त है, दुआ है कि आपकी ज़िंदगी इसी तरह तवील दराज करे ताकि आप हमारे लिए मशलेरा बनते रहे। बहुत शुक्रिया आपका, तो हमारे साथ मौजूद थे और क्या ही ज़बरदस्त बात है कि इन्होंने कहा कि जी मेहनत में अजमत है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज दुनिया भर में खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर साल तकरीबन 10 लाख लोग ऐसे हैं जो कि खुदकुशी करते हैं। 10 सितंबर को ये दिन मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर खुदकुशी से बचाव का शऊर उजागर करना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहा साबरी। ताहा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब हम बात करते हैं ना खुदकुशी की, तो मुझे मेरी नज़र में इंसान कदम खुदकुशी की तरफ तब बढ़ाता है जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। प्लीज़ बताएगा, क्या मैं सही कह रही हूँ कि डिप्रेशन खुदकुशी की पहली सीढ़ी होती है? क्या? जी बिल्कुल। तो 90% से ज़्यादा केसेस खुदकुशी के ज़हनी अमराज की वजह से होते हैं और सबसे जो कॉमन ज़हनी मर्ज़ है वो है डिप्रेशन, जिसकी वजह से लोग अपनी जान लेते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, डिप्रेशन सबसे पहली सीढ़ी होती है। ओके, अच्छा, आप लोगों का डेटा क्या बताता है पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में खुदकुशी के वाक़यात में कितना इजाफा हुआ है? जी, तो देखिए जो डेटा है वो एस्टिमेट्स है, वो बताता है कि पाकिस्तान में बढ़ी हैं खुदकुशी के रेट्स, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला है कि हमारे पास सही डेटा क्यों नहीं है। और डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में खुदकुशी, अब अपनी जान लेने की कोशिश करना एक जुर्म है। अगर आप जान लेते हैं और आप बच जाते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, जेल में जा सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो मरीज़ के ख़ानदान वाले वो पैसे देके एमरजेंसीज़ में कॉज ऑफ एडमिशन चेंज करवा लेते हैं और अपने जो मुतासिर को छुपा देते हैं और उसकी वजह से फिर हमें कोई आइडिया नहीं होता कि इस मसले की नौयत कितनी है और मुतासिरीन की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है क्योंकि उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिल पाती। सही। अच्छा ताहा, जैसे हम शुरू में भी हमने बात की ना कि डिप्रेशन इसकी एक मेन रीज़न है, पहली सीढ़ी ही डिप्रेशन है। तो आप लोग अक्सर ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि डिप्रेशन को दूर कैसे करना है, लोगों की हेल्प कैसे करनी है। तो मैं चाहूँगी आज हमारे नाज़रीन को जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं इस वक्त, एक दफ़ा फिर से आप उन्हें बताएं कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी प्यारा डिप्रेशन में मुब्तला है, वैसे तो आजकल जो ज़िंदगी चल रही है ना उसमें हर एक शख्स डिप्रेशन में मुब्तला होता है, हम किसी भी शख्स के डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? तो देखिए, अब एक ये जो लोग मायूसी महसूस कर रहे हैं, जो आम से जिंदगी में करामत भी हो पा रही है महसूस और खुशी महसूस करते हैं, मायूसी महसूस करते हैं, तो वो तो जिंदगी का हिस्सा है। फिर कुछ लोग हैं जो एक बीमारी, जो डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन वो बीमारी होती है, वो है कि इस हद तक मायूसी और अफसरदगी कि आप में हिम्मत ख़त्म हो जाए, तवानाई ख़त्म हो जाए, कुछ करने का दिल ही ना चाहे और फिर अपनी जान लेने के ख्यालात आएँ। उस केस में अगर आप इसमें मुब्तला हैं, इस हद तक इस ज़हनी कैफियत में हैं, तो आप दिल खोलें और इजहार करें, अंदर ना रखें, इस चीज़ से ना डरें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी जान लोगों की बातों से 100 गुना ज़्यादा अहम है। और आप रीच आउट करें, पेशवाराना मदद इख्तियार करें और हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तिब्बी इमदाद फराहम कर सकते हैं। अच्छा तावा, ये एक बड़ी अहम बात है कि कई बार तो अलामात आ जाती हैं, लेकिन कई बार अलामात सामने नहीं आती हैं। कई मुस्कुराते चेहरों के पीछे ऐसी दर्दनाक कहानियाँ होती हैं कि जो आखिर में सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक चली जाती हैं। इसको आइडेंटिफाई करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं इससे जो थॉट्स हैं, बेसिकली सुसाइडल थॉट्स जो हमारे जहनों में आती हैं, इससे कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को? बहुत अच्छा सवाल है। अलामात हमेशा होती हैं, हमेशा नज़र आती हैं, हम देखते नहीं हैं, मसला ये है। सही। अब और ये जो अजीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जो बंदा ज़्यादा जो केस होते हैं सुसाइड अटेम्प्ट्स के, तो उसमें उन्होंने पहले बयान किया हुआ होता है किसी अजीज़ से कि अपनी मैं जान लेना चाहता हूँ, या ज़िंदगी का मुझे कोई मकसद नजर नहीं आता, या फिर कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। और वो फिर क्या होता है, हमारे जो अजीज़ हैं वो उसको ना बात को दबा देते हैं कि ये गुनाह है, या चुप हो जाओ, या तुम क्या सोच रहे हो, और उन पर ना क्या कहते हैं, उनको ना उनके मसले को दबा देते
लेते हैं। तो मसला ये नहीं है कि ये अलामात नज़र नहीं आते, मसला हमने देखना है। अगर हमारे आसपास कोई हमें नज़र आ रहा है कि जो मायूस है, ज़्यादा चुप चुप रहने लगा है, उसका रवैया तब्दील हो गया है, कोई बहुत बड़ा सानिया हुआ है उसके साथ और वो थोड़ा कहना, उसने इस तरह की बातें करनी शुरू की कि ज़िंदगी का फ़ायदा क्या, मकसद क्या, मैं अपने को मारना चाहता हूँ, उनको इग्नोर ना करें, उनको आप ताकि उनकी बात सुने और उनको तिब्बी इमदाद दिलवाएं, बहुत ज़रूरी है। और ताहा भाई ये भी ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ लिटरेसी रेट माशाल्लाह से आपको पता है कितना ज़्यादा है, लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वही अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को भी हमारे अगर बचपन से करिकुलम में ना इंक्लूड करें लेकिन आगे चल के इंक्लूड करें, सो दैट हमारी माशरती तौर पे ऐसी ट्रेनिंग हो सके कि हमें जो है वो कभी कोई इस तरह का केस हो तो हम घरों में रहते हुए या अपने ऑफिस में प्रेमिसेस में रहते हुए इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर जाएं। करिकुलम में डालना ये चीज़ कितना ज़रूरी है? बहुत अहम है। और देखिए बुनियाद जो है हमारी ज़हनी सेहत की वो है हमारी नशोनुमा, बचपन में नशोनुमा। अब एक एस्पेक्ट नशोनुमा का है जो वालिदैन करते हैं, जो सबसे अहम है। तो हमें वालिदैन में भी आगाही फैलानी है कि किस तरीके से अपने बच्चों की नशोनुमा कर सकते हैं ताकि वो ज़हन मजबूत रहें। और दूसरा है कि जो बच्चे जिनके वालिदैन ऐसा नहीं कर पाएँ तो स्कूल्स में ये सर्विसेज हों, स्कूल्स में वर्कशॉप्स हो, अवेयरनेस हो, स्क्रीनिंग हो, और जो बच्चे आपको लग रहा है कि थोड़े परेशानी की तरफ जा रहे हैं सर, तो उनको उसी पर मदद फराहम करें, क्योंकि जितना जल्दी आप ये करेंगे तो उतना आप इस मसले की शिद्दत को रोक पाएंगे और ऑटोमेटिकली आप खुदकुशियों को भी इंशाल्लाह रोक लेंगे अगर उस पॉइंट पे अगर आप एक्ट करेंगे। यानी तो बहुत अहम सामने वाले पे भी एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि भाई अगर उसके इर्द गिर्द कोई भी शख्स ऐसी बात कर रहा है तो ये उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसने उसको मजाक में या बिल्कुल लाइट नहीं लेना। बिल्कुल, बहुत 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 ज़रूरी है ये। ठीक, ताहा बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ गुफ्तगू भी कर, जिस तरह से हमने कहा भी कि हम हमेशा जो है ना अब स्पेशली अब के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लाइट लेने लगे इस बातों को। कह रहा होता ना कि अब मैं सोच रहा हूँ कि बस थक गया हूँ मैं ज़िंदगी से, खुदकुशी की तरफ चल जाऊँ फैसल, हम कहते हैं कि पता नहीं मजाक कर रहा है या, और फिर एंड पे होता ही है कि वो शख्स ये इंतहाई कदम भी उठा लेता है। तो आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। 2 दिन आप बेस्ट ऑफ नया दिन देख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वैक्सीनेशन प्लीज़ अल्लाह का वास्ता जाके करवा लें, मास्क लाजमी लगाएं और एंजॉय करें वीकेंड को। बारिश भी होने लगी है कराची में। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।